हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। आज की इस वीडियो में हम फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट के फायर कंट्रोल ऑर्डर के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 हमने कल डिस्कस कर लिया था। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। ओके, काफी बड़ा है, तो इसलिए हम इसको पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि आपके लिए हेक्टिक ना हो, मुश्किल ना हो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है या पूरा एफसीबीसी के पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आपको ये चैप्टर पक्का से समझ में नहीं आने वाला है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, अगर आपको पहले से एफसीबीसी के बारे में कुछ नहीं पता है तो ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। पहले आप एफसीबीसी की सीरीज के पहले वाले चैप्टर्स देखिए, उसके बाद इस चैप्टर पे आइएगा, तभी आप ये चीजें समझ पाओगे जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे चैनल पे एफसीबीसी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप चेक कर सकते हो या ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो बिना देर किए हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट 2 में हम कुछ एक की टर्म्स को डिस्कस करेंगे, कुछ एक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे पेपर में आमतौर पे आती हैं। मतलब उन डेफिनेशन में से एक या दो डेफिनेशन आपके हर एक पेपर में पक्का आती है। आपके इंस्ट्रक्टर्स भी आपको बताते होंगे, आप अपने सीनियर से भी बात करके डिस्कस करके देख सकते हो। सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है फायर यूनिट। ओके, कि फायर यूनिट से आप क्या समझते हो, फायर यूनिट क्या होता है? उस हथियारबंद टोली को कहते हैं, यानी फायर यूनिट उस हथियारबंद टोली को कहते हैं जो एक कमांडर के हुक्म से फायर करती है। कि फायर यूनिट एक टोली है, ओके, जो किसके हुक्म से फायर करती है? अपने कमांडर के हुक्म से फायर करती है। यानी जब तक कमांडर हुक्म नहीं देगा फायर यूनिट फायर नहीं करेगी। जैसे ही कमांडर जिस भी तरीके का हुक्म देगा उसी तरीके से उसी समय पे फायर यूनिट फायर करेगी। यह आमतौर पर एक सेक्शन की टोली होती है। आपको पता है सेक्शन भारतीय सेना में इन्फेंट्री की सबसे छोटी इकाई है। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा सेक्शन क्या होता है। ओके, ये डेफिनेशन इंग्लिश में भी है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको बायलैंग्वेजली पढ़ाऊं, यानी आप जो अगर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हो तो भी आप समझ सकते हो और हिंदी मीडियम से हो तो भी समझ सकते हो। फायर यूनिट एनी नंबर ऑफ मैन फायरिंग अंडर ए कमांडर। कोई भी मैन यानी कोई भी फौजी, कोई भी सिपाही फायरिंग अंडर ए कमांडर, एक कमांडर के अंडर फायर करता है। यूजुअली ये सेक्शन, मतलब ऐसी कोई भी यूनिट, ऐसी कोई भी टोली जो फायर करती है किसके अंडर? एक कमांडर के अंदर, एक कमांडर के आदेश पे फायर करती है। आमतौर पर भारतीय सेना की भाषा में ये टोली कौन सी होती है? एक सेक्शन। द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गिविंग देम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू फायर इज द फायर यूनिट कमांडर। फायर यूनिट कमांडर वो ओहदेदार अधिकारी है जिसके पास ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने की क्षमता है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने की पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सेक्शन से फायर करवा सकता है और फायर रुकवा सकता है या फिर उनके फायर पे कंट्रोल करता है। ओके, ये सब कौन करता है? फायर यूनिट कमांडर। कब फायर करना है, कहाँ फायर करना है, कितना फायर करना है, किस तरीके से फायर करना है। फायर यूनिट कमांडर वह कमांडर जो फायर यूनिट को फायर का हुक्म देता है और उसके फायर पर कंट्रोल रखता है। हमने अभी डिस्कस किया एक फायर यूनिट कमांडर कौन है। वो कमांडर जो फायर यूनिट को फायर का हुक्म देता है, यानी जो फायर यूनिट को ये ऑर्डर देता है कि आप फायर करिए और उनके फायर पर कंट्रोल रखता है कि उस फायर को कब रुकवाना है, किस दिशा में फायर करवाना है, किस तरीके से करवाना है, कितना फायर करवाना है। ये सब कौन डिसाइड करता है? फायर यूनिट कमांडर। और फायर यूनिट क्या है? वो हथियारबंद टोली जो एक फायर यूनिट कमांडर के या एक कमांडर के हुक्म से फायर करती है। ओके, अब देखते हैं फायर डायरेक्शन ऑर्डर किसे कहते हैं। वह ऑर्डर होते हैं जो फायर यूनिट कमांडर, यानी ये फायर यूनिट कमांडर को अपने से ऊपर वाले कमांडर से मिलते हैं। यानी फायर डायरेक्शन ऑर्डर वो होते हैं जो फायर यूनिट कमांडर को अपने सीनियर ऑफिसर से मिलते हैं। इन हुक्मों में ये बताया जाता है कि किस वक्त किन किन टारगेट और किस हथियार और कितनी तादाद का फायर डालना है। यानी फायर डायरेक्शन ऑर्डर क्या होते हैं? बेसिकली ये वो ऑर्डर्स होते हैं जो एक फायर यूनिट कमांडर को अपने सीनियर से मिलते हैं। These are simply the orders which a fire unit commanders
gets from his superior. Okay, and what all these orders include? इन orders में क्या होता है कि किस वक्त पे, कि किस टाइम पे, when, okay, किन किन टारगेटों पे, at what target, किस हथियार से और कितनी तादाद में फायर करवाना चाहिए, करना है या फायर डालना है. ओके, किस वेपन से, कितनी इंटेंसिटी से फायर डालना है. सेक्शन कमांडर को फायर डायरेक्शन ऑर्डर अपने प्लेटून कमांडर से मिलते हैं. ओके, ये दिस इज प्लेटून कमांडर. ओके, क्योंकि सेक्शन से ऊपर क्या होता है, प्लेटून. आपको ये हायरार्की शायद पता होगी. सेक्शन, सेक्शन के ऊपर प्लेटून, प्लेटून के ऊपर कंपनी, कंपनी के ऊपर बटालियन, बटालियन के ऊपर ब्रिगेड, ब्रिगेड के ऊपर डिवीजन और उसके ऊपर आता है कोर. ओके, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है इंडियन आर्मी का. सो सेक्शन कमांडर को फायर डायरेक्शन ऑर्डर कहां से मिलते हैं? अपने प्लेटून कमांडर से. ओके, फायर डायरेक्शन ऑर्डर, दीज आर द ऑर्डर्स which the fire unit commander receives from his superior, telling him when, at what target and at what intensity to open fire. A section commander will receive fire direction order from platoon commander. They may include key range and any specific direction about withholding the fire. ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा. इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जिस भी तरीके से आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो. जब भी आपको समझ में नहीं आता, वीडियो को रिवर्स करके दोबारा सुनिए. जो नोट्स हैं इसकी पीडीएफ भी, आप पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी बार बार पढ़िए. ओके, फायर कंट्रोल ऑर्डर्स. फायर कंट्रोल ऑर्डर किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर हमारा चैप्टर का टॉपिक भी ये है कि फायर कंट्रोल ऑर्डर होते क्या हैं. ओके, सो फायर कंट्रोल ऑर्डर किसको बोलते हैं? यह वह हुक्म होता है जो एक फायर यूनिट कमांडर फायर डलवाने और उस पर काबू रखने के लिए फायर यूनिट को देता है. यानी ये ऑर्डर्स है, ये वो हुक्म है. ओके, ये वो ऑर्डर है जो एक फायर यूनिट कमांडर, एक फायर यूनिट कमांडर, हमने पिछली स्लाइड में ही डिस्कस किया है, फायर डलवाने के लिए, ओके, फायर डलवाने के लिए अपनी फायर यूनिट को देता है और उस पर काबू करने के लिए फायर यूनिट को देता है. ओके, यानी एक कमांडर, एक फायर यूनिट का कमांडर जो ऑर्डर्स अपनी फायरिंग यूनिट को फायर करवाने के लिए और फायर को नियंत्रण करने के लिए जो आदेश पास करता है, उन आदेशों को क्या बोलते हैं हम? फायर कंट्रोल ऑर्डर. ओके, these are the orders given by fire unit commander to direct and control the fire of his fire unit. ये वो आदेश है जो एक फायर यूनिट कमांडर अपनी फायर यूनिट को देता है. किस लिए? फायर को किसी पे डलवाने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए. एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन द कंट्रोल एंड सरप्राइज. सरप्राइज फिर से आ गया यहाँ पे. ओके, एम्फेसिस किस पे दिया जाना चाहिए? कि जो फायर है वो कंट्रोल्ड हो, आपके हुक्म पे ही फायर होना चाहिए और सरप्राइज मेंटेन रहे. सरप्राइज बार बार आ रहा है, आपको इसका महत्व भी बताया गया है लास्ट वीडियो में. सो प्लीज इसको अपने आंसर में जरूर इंक्लूड करना. ओके, सरप्राइज फैक्टर को आप अपने आंसर्स में जरूर इंक्लूड करना. दीज ऑर्डर्स आर फाइनल एंड कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस. ये ऑर्डर पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं, इनमें फेरबदल नहीं होता है. आफ्टर ऑल फैक्टर्स हैव बीन कंसीडर्ड. जितने भी फैक्टर्स है वो सारे कंसीडर कर लिए गए होते हैं आदेश देने से पहले. बिफोर फायर इज एक्चुअली ओपन. ऑब्वियस सी बात है, फायर कंट्रोल ऑर्डर से ही फायर खुलता है, तो ऑब्वियस सी बात है फायर कंट्रोल ऑर्डर देने से पहले हर एक फैक्टर एनालाइज कर लिया जाता है और ये फाइनल ऑर्डर्स होते हैं, इनमें कोई फेरबदल नहीं होता है. आर्क ऑफ फायर. आर्क ऑफ फायर भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है. ये वह इलाका होता है जिसके अंदर टारगेटों को बर्बाद करने की जिम्मेवारी एक फायर यूनिट को दी जाती है. यह इलाका बाएं और दाहिने हदों से जाहिर किया जाता है. यानी सपोज एक फायर यूनिट है, ओके, उसको ये पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया है कि भाई आपको इस एरिया को सिक्योर करना है. ओके, तो ये इसका क्या होगा? आर्क ऑफ फायर. तो ये इस पर्टिकुलर यूनिट का क्या हो जाएगा? आर्क ऑफ फायर. ये इसकी दाईं और बाईं हदें हैं. ओके, इसके साइड में जो भी एरिया होगा प्रोटेक्ट करने का, उसको दूसरी यूनिट्स प्रोटेक्ट करेंगी. ओके, हमारी फायर यूनिट का काम क्या है कि इतने एरिया में अगर दुश्मन आता है, अगर कोई टारगेट आता है तो उसको बर्बाद कर देना. ओके,
नेक्स्ट इज आर्क ऑफ फायर, हमने अभी दिस डिनोट्स द एरिया ऑफ ग्राउंड ऑफ विच द फायर यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल एंड विद इन विच इट विल एंगेज टारगेट। यानी अगर उस पर्टिकुलर एरिया में कोई टारगेट आता है, कोई टारगेट उत्पन्न होता है, तो उसको मार गिराना, उसको बर्बाद करना इस पर्टिकुलर फायर यूनिट की जिम्मेवारी होगी। एंड आर्क ऑफ फायर मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद फील्ड ऑफ फायर। फील्ड ऑफ फायर अलग चीज होती है, हम अभी उसको डिस्कस करेंगे, विच इज द एरिया ओवर विच इट कैन फायर इफेक्टिवली। ओके, यानी फील्ड ऑफ फायर क्या होता है, उस इलाके को कहते हैं जिस पर किसी भी दिशा में किसी हथियार का कारगर फायर डाला जा सकता है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, सपोज आपकी यूनिट बैठी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपके बंकर है, आपने अपने LMG लगा रखी है, आपके बाकी लोग हैं, असोल्ट राइफल सब आपके साथ है। ओके, और ये आपकी जिम्मेवारी का इलाका है। सपोज आपके कमांडर साहब ने आपको जिम्मेवारी का इलाका दे रखा है भाई, कि यहाँ से 2 किलोमीटर तक का जितना भी एरिया है उसमें अगर कोई दुश्मन आता है तो उसको मार गिराने की आपकी जिम्मेवारी है। आपने अपने 2-3 लड़के इधर लगा रखे हैं, 2-3 इधर लगा रखे हैं, और 3-4 के साथ आप यहाँ पे बैठे हो, आप यूनिट कमांडर। ओके, तो ये जितना भी जिम्मेवारी का इलाका है इसको हम क्या बोलते हैं, हमने अभी पढ़ा है आर्क ऑफ फायर। ओके, इस जिम्मेवारी के इलाके को क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ फायर। सपोज ये इस पोजीशन से अगर हम एक अमूमन डिस्टेंस लगा के चले तो 2 किलोमीटर है, हर तरीके से 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से ज्यादा है। ये क्या हो गया, आपका जिम्मेवारी का इलाका आर्क ऑफ फायर। लेकिन आपके पास सबसे बड़ा वेपन है LMG। ओके, LMG से ज्यादा रेंज किसी वेपन की नहीं है। LMG अगर फायर करती है, राइफल सॉरी, ओके, अगर राइफल LMG राइफल फायर करती है, लाइट मशीन गन फायर करती है, तो वो 800 मीटर तक फायर कर सकती है। ओके, सपोज इतना एरिया है, अगर LMG हमने यहाँ पे रख रखी है तो इतने एरिया तक एक LMG फायर कर सकती है। तो जितने एरिया तक ये एक वेपन फायर कर सकता है इसको क्या बोलते हैं हम, फील्ड ऑफ फायर। फील्ड ऑफ फायर, फील्ड ऑफ फायर वो हिस्सा है, वो एरिया है जहां पे एक वेपन अपनी एमुनिशन से, अपने फायर से दुश्मन को बर्बाद कर सकता है। ओके, जबकि आर्क ऑफ फायर वो पूरा जिम्मेवारी का इलाका है जिसमें दुश्मन आने पे आपको उसको बर्बाद करना आपकी जिम्मेवारी है। जबकि आर्क ऑफ फायर वो हिस्सा है जहां पे कोई टारगेट उत्पन्न होने पे या दुश्मन आने पे उसको एंगेज करना, उसको न्यूट्रलाइज करना आपकी जिम्मेवारी है। ओके, सो आर्क ऑफ फायर फील्ड ऑफ फायर से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ओके, आर्क ऑफ फायर क्या पता आपको जिम्मेवारी का इलाका ही 200 मीटर का दिया गया हो, 400 मीटर का दिया गया हो। ओके, किसी से पॉसिबिलिटी है, तो आर्क ऑफ फायर फील्ड ऑफ फायर का हिस्सा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिमिलर मैनर में फील्ड ऑफ फायर आर्क ऑफ फायर से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको अभी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर विच मस्ट बी रिमेंबर्ड बिफोर गिविंग ए फायर कंट्रोल ऑर्डर। अब फायर कंट्रोल ऑर्डर देने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। उन डेफिनेशन से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई 2 डेफिनेशन को या कोई एक डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, या क्वेश्चन आ सकता है कि फायर कंट्रोल ऑर्डर देने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उनको एक्सप्लेन करिए। सबसे पहले इंडिकेशन, इंडिकेशन किसका, इंडिकेशन ऑफ टारगेट या ऑब्वियस सी बात है, या लैंडमार्क का दोगे। ओके, लैंडमार्क का भी क्यों दोगे, क्योंकि आपको टारगेट इंडिकेट करना है। ओके, अगर आपको नहीं पता है इंडिकेशन ऑफ टारगेट कैसे करते हैं, इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क कैसे करते हैं, इसका मतलब आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं। पहले आप पुराने लेक्चर्स देखिए, तभी आपको चीजें समझ आएंगी, नहीं तो चीजें समझ नहीं आएंगी। सो आई रिक्वेस्ट यू, पहले आप अपना बेसिक्स क्लियर कीजिए, पुराने लेक्चर देखिए। ये पूरी सीरीज प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी आपको, FCBC के नाम से, फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट के नाम से। उसको पहले देखिए, उसके बाद आपको ये चीजें समझ आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे खासे नंबर का 35-40 नंबर का पेपर आपका इस सेक्शन से आराम से आता है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है।
इंडिकेशन, कोई भी फायर तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक टारगेट का सही तरीके से इंडिकेट ना किया जाए और सभी की पूरी तरह से ग्राउंड पर पहचान भी जरूरी है। सपोज आपने अपने सेक्शन को कोई भी टारगेट हिट करने के लिए दिया है, ओके, कि भाई हमारा ये टारगेट है, हमें इसको न्यूट्रलाइज करना है। तो सबसे पहले हमारे सेक्शन के हर एक जवान को पता तो होना चाहिए कि वो टारगेट जमीन पे है कहाँ, वो टारगेट है कहाँ जिसकी तरफ आप इंडिकेट कर रहे हो। तो आपका इंडिकेशन आला दर्जे का होना चाहिए। आप ये एश्योर कर लें कि आपके सेक्शन के हर एक जवान को जिस टारगेट की जिम्मेवारी आपको मिली है, जो टारगेट आपको न्यूट्रलाइज करना है, उसकी पहचान हो, उसका पता हो कि वो ग्राउंड पे कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, किस तरफ है, ओके, कितनी दूर है। No fire can be effective unless the target is clearly indicated and can be easily recognized by the man of fire unit. Okay, तो टारगेट इजीली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ओके, सपोज आपको टारगेट बताना है कि एक XYZ पेड़ है, पेड़ के बाएं किनारे, ओके, लेकिन वहां पे पेड़ ही पेड़ है, ओके, आप किसी जंगल में बैठे हो, उसी जैसे बहुत सारे पेड़ है, ओके, तो आप कहोगे कि हरे दरख्त के बाएं किनारे, अब चारों तरफ हरे ही हरे दरख्त है, आप किसी डायरेक्शन भी बता दोगे तो ग्रुप है पेड़ों का, ओके, तो वो नहीं समझ पाएंगे। आपको किसी और तरीके से 2 बजे की लाइन, 3 बजे की लाइन के तरीके से, डिग्री के तरीके से, ओके, इस तरीके से, या कोई और ऑब्जेक्ट लेके या बड़े बड़े पेड़ लेके या किसी ऐसे पेड़ का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसे पेड़ को लैंडमार्क जिसके पत्ते थोड़े से अलग कलर के हैं, जिसमें कोई अलग से खूबी है, ओके। तो कहने का मतलब क्या है, आपका लैंडमार्क का इंडिकेशन ऐसा होना चाहिए कि आपके सेक्शन का हर एक जवान को उसका टारगेट समझ में आ जाए, उसके टारगेट को आराम से ग्राउंड में पहचान ले। रेंज, क्या दुश्मन हथियार की रेंज में है, ओके, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था फील्ड ऑफ फायर, फील्ड ऑफ फायर आपका है 2 किलोमीटर, ओके, दुश्मन आपको 1 किलोमीटर पे दिखाई देगा, आपके पास LMG है जो 800 मीटर फायर कर सकती है, तो एटलीस्ट चलो फिर भी वो 800 मीटर में आ गया, तभी क्या आप फायर कर सकते हो, क्या आप फायर करोगे, आप फायर नहीं करोगे। सपोज आपने हिट किया, पहले दुश्मन को गोली लगी, वो 5-6 आ रहे थे, बाकी सारे बाहर चले जाएंगे, जैसे ही वो 800 मीटर के थोड़ी सी दूर दौड़ के जाएंगे डर के मारे, आपका फायर फेल हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑपरेशन काफी हद तक बहुत खराब हो जाएगा, ओके, वो कहीं छिप जाएंगे या किसी और रास्ते से आने की कोशिश करेंगे, अल्टीमेटली जिस काम के लिए आप बैठे थे वो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने इंतजार किया, वो आगे आए और आगे आए और आगे, और वो लगभग लगभग 200-250 मीटर की रेंज में आ गए, जहां पे आपकी असोल्ट राइफल्स भी फायर कर सकती है, LMG फायर कर सकती है, और आपका RL भी फायर कर सकता है। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना आसान होगा, या यहाँ पे आप दुश्मन पे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो। ऑब्वियस सी बात, आप यहाँ पे दुश्मन पे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो। तो फायर कंट्रोल ऑर्डर देने से पहले आपको हमेशा याद रखना है, क्या दुश्मन मेरी रेंज में है, क्या मैं दुश्मन पे कारगर फायर डाल सकता हूँ, क्या मैं दुश्मन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सकता हूँ, क्या मैं दुश्मन को बर्बाद कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ देर इंतजार करिए। डू द रेंज, विजिबिलिटी, वल्नरेबिलिटी ऑफ द टारगेट जस्टिफाई द फायर एट ऑल, क्या ये तीनों फैक्टर फायर को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या वो मेरी रेंज में है, क्या वो विजिबल है, क्या वो वल्नरेबल है कि मैं उस पर फायर करूं तो मैं उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकूं, या फिर ऐसा होगा कि वो गन शॉट की आवाज सुनते ही थोड़ी दूर अगर दौड़ के कहीं छिपेगा, उसके बाद मैं फायर डाल ही नहीं पाऊंगा उनपे, या वो गुम हो जाएंगे, मैं देख ही नहीं पाऊंगा उनको, मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। क्या ये तीनों फैक्टर हमें अलाउ करते हैं फायर करने के लिए? अगर करते हैं तो आपको फायर खोलना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो कुछ देर और इंतजार करिए, उनको और पास आने दीजिए, और तब तक सरप्राइज मेंटेन करके रखिए। वुड इट बी बेटर टू वेट एंड गेट मोर वल्नरेबल टारगेट और अचीव मोर कंप्लीट सरप्राइज? ओके, दोनों फैक्टर यहाँ पे आ गए, सरप्राइज और वल्नरेबिलिटी। वो जितना पास आएगा उतना ही उस पर अटैक हो सकता है। वल्नरेबल क्या होता है, कमजोर चीजें होती है जिनपे आसानी से अटैक हो सकता है, जिनपे ज्यादा खतरा मंडराता है। सरप्राइज, क्या सरप्राइज हासिल करने के लिए फायर को थोड़ी देर रोका जाए? सिमिलर मैनर में अगर वो दूर है, आपने पहले ही फायर खोल दिया तो वो आड़ पकड़ लेंगे, ओके, वो भाग जाएंगे, या फिर तो सरप्राइज को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा शांत रहे,
कुछ देर फायर कंट्रोल ऑर्डर ना दे, कुछ देर और चुप बैठे, उनको पास आने दे, सरप्राइज मेंटेन रखे। जैसे ही वो आपकी कारगर रेंज में आ जाते हैं, इफेक्टिव रेंज में आ जाते हैं, और आपको ये विश्वास हो जाता है कि अब मैं दुश्मन पे ज्यादा से ज्यादा फायर डाल के उसको बर्बाद कर सकता हूं, तो उसी तरीके से आपको फायर खोल देना चाहिए। कैन वी होल्ड फायर फॉर सम टाइम टू मेंटेन सरप्राइज? अगला फैक्टर क्या है? बेस्ट वेपन टू यूज। कौन से हथियार से सबसे अच्छा नतीजा हासिल हो सकता है? अगर ग्रुप ऑफ इंट्रूडर्स आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप आ रहा है इंट्रूडर्स का, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप असोल्ट राइफल से फायर करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तब तक उनमें से क्या पता कोई छिप जाए या कोई वापस भाग जाए। वेयर एज अगर उसी टाइम आप एलएमजी से फायर करते हो तो बचना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एलएमजी रैपिड फायर करेगा और जल्दी से दुश्मन को एंगेज कर सकता है। उसकी मैगजीन कैपेसिटी ज्यादा है, उसकी बुलेट्स ज्यादा रेंज कवर कर सकती हैं, और भी कई सारे फैक्टर हैं। ओके, सो कौन सा वेपन परफेक्ट रहेगा, उसी को सोच समझने के बाद आपको फायर कंट्रोल ऑर्डर देना चाहिए। यानी फायर कंट्रोल ऑर्डर में वेपन भी इंक्लूड होता है कि किस वेपन से किस डायरेक्शन में किस समय कितना फायर आपको डलवाना है। ओके, एलएमजी सेक्शन का मुख्य हथियार है, लेकिन ये संभव नहीं है कि एलएमजी से फायर हर बार सही नतीजे दे। सपोज दुश्मन फैला हुआ है, ओके, स्कैटर्ड है तो कम लोग लेकिन स्कैटर्ड है, तो एलएमजी से फायर करना इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना असोल्ट राइफल से बिल्कुल परफेक्टली एम लेके एक एक को हिट करना आसान होगा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को एलएमजी के साथ साथ या राइफल के साथ साथ मैं एलएमजी भी फायर कर सकता हूँ, क्या पता आप दोनों भी फायर कर लो। ओके, एलएमजी फायर करते ही आपके दुश्मनों में तड़ाभड़ी मच गई और वो आजू बाजू छिप गए, तो आप असोल्ट राइफल और एलएमजी दोनों साथ में प्रयोग कर सकते हो, हैंड ग्रेनेड भी फेंक सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपको अपना ऑपरेशन प्लान करना होता है। फायर कंट्रोल ऑर्डर देने से पहले आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती है। ओके, what is the best weapon to use? Although the LMG is the main weapon of section, the target may be more suitable for rifle fire only or possibly for a combination of weapon, example LMG and rifle grenade. Rate of fire. Should the fire be single round or in burst? सिंगल राउंड फायर होना चाहिए या ब्रस्ट में होना चाहिए, रैपिड रेट पे होना चाहिए या नॉर्मल रेट पे होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, फायर सिंगल राउंड होना चाहिए या ब्रस्ट होना चाहिए, रेट ऑफ फायर नॉर्मल होना चाहिए या रैपिड रेट ऑफ फायर होना चाहिए। रैपिड फायर आमतौर पर इन मौकों में करवाना चाहिए। कौन कौन से मौके पे? जब दुश्मन को सरप्राइज करना हो, कि दुश्मन आपके बिल्कुल क्लोज आ गया है और आप परफेक्ट पोजीशन में हो दुश्मन को मार गिराने के लिए, उसी समय रैपिड फायर खुलवा देना चाहिए। आपकी एलएमजी से भी ब्रस्ट फायर होना चाहिए, आपकी इंसास राइफल से, ताकि आप दुश्मन को जल्दी से जल्दी एंगेज कर सको, या रैपिड फायर होना चाहिए इंसास से। असोल्ट में कवरिंग फायर देते समय, यानी असोल्ट हो रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, अगर आपको किसी को फायर कवर देना है, सॉरी, ओके, कवरिंग फायर देना है। कवरिंग फायर क्या होता है? जब हमने फायर एंड मूव पढ़ा था तो हमने पढ़ा था एक पार्टी दुश्मन पे फायर करती है तो दूसरी मूव करती है, वो अपनी पोजीशन ले लेती है तो वो दुश्मन पे फायर करती है, फिर पहले वाली पार्टी मूव करती है। तो जब भी आप कवर फायर देते हो तो हमेशा रैपिड फायर देना चाहिए। ओके, आपको रैपिड फायर करना चाहिए ताकि दुश्मन कोशिश भी ना करे अपनी गर्दन उठा के देखने की। ओके, तो ये कुछ एक चीजें थी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी और भी यूनिट्स और भी पार्ट्स हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ओके, आपका सिलेबस धीरे धीरे मैं पूरा कवर करवा दूंगा। ओके, सो देयर इज नथिंग टू वरी, कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी रहती है, कुछ चीज समझ नहीं आती है, तो प्लीज मेक श्योर टू कमेंट योर क्वेरी इन कमेंट सेक्शन। कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज को, अपनी क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं। मैं वहां पे कोशिश करूंगा आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की। ओके, वैसे भी मैंने इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों इंक्लूड किए हैं, तो आई होप अभी मोस्ट ऑफ द कैडेट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। पार्ट 1 हमने कर लिया था, पार्ट 2 अभी कर लिया है, पार्ट 3 जल्दी ही मैं लेके आऊंगा। ओके, हम धीरे धीरे पूरा सिलेबस आसानी से कवर कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।